कि आतंकवादियों ने आर्मी की गाड़ी पर हमला किया था। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर है दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में सुबह गोली चलने से हड़कंप मच गया। वकील की ड्रेस में आए एक शख्स ने लड़की को गोली मार दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और ऐसे में कैसे कोई बंदूक लेकर घुस गया, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खबर के मुताबिक आरोपी वकील के रूप में कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 राउंड फायरिंग हुई है और महिला के पेट और अन्य हिस्सों में गोली लगी है। मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ लड़की को जीप में लेकर एम्स गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिल्ली के साकेत कोर्ट से दे रहे हैं, जहां कोर्ट के अंदर वकील के वेश में आए एक व्यक्ति ने एक महिला को गोली मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक 4 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, ऐसे में भी एक शख्स बंदूक लेकर कोर्ट परिसर में घुसता है और एक महिला को गोली मार देता है। फिलहाल महिला को इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, साकेत कोर्ट में गोली चली है, क्या कुछ जानकारी है, डिटेल में बताइए। देखा जाए जो मामला संगीन में जो आता है, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो इसमें घेराव में आता है और दिखता है वो सीधे ही जो सिक्योरिटी गार्ड है कितनी लापरवाही बरती जाती है। और देखा गया वहाँ कहीं ना कहीं पता लग रहा है जो हत्या जो करने आए तो उस महिला की, और मामला सुनने में आ रहा है एक मियां बीबी का मामला है। दोनों और वकील की ड्रेस में आए थे, वकील की यूनिफॉर्म में आया और लगभग जो समय था 10:30 बजे का समय था। और इसकी महिला की जो इस टाइम कंडीशन है वो सीरियस है और देखा गया है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा गया है। और कहीं ना कहीं जो पूरे ही शिकंजा जो तना जाता है जो केंद्र सरकार के पर, और इसमें एक अहम मौका मिलता है। दिल्ली सरकार सीधे ही जो निशाने पे रख लिया है केंद्र सरकार को। दीपक, किस वजह से ये गोली चलाई गई है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसकी महिला से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? जी, दोनों मियां बीवी थे, आपस में फैमिली विवाद था और उसको गवाही के तौर पर उसको कोर्ट बुलाया गया था। जब कोर्ट जो वो आए हैं तो वो एक देखा गया वकील के ड्रेस में आए थे। वकील की ड्रेस के अंदर ही उन्होंने साकेत कोर्ट में तुरंत ही 10:30 बजे जब उन्होंने फायर करी है, 3 गोली उनको मारी गई है, जिसको तीनों गोली जो लगी उनके पेट पे लगे। और हाल ही में तुरंत ही प्रशासन एकदम हड़बड़ मच गई है और दिल्ली पुलिस के सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसको तुरंत ही दिल्ली के एम्स में एडमिट कर दिया गया। उस टाइम जो गंभीर हालत है उस महिला की, उसको कहीं ना कहीं जो अभी उसको मेडिकल दीपक, कौन सा मामला था जो कोर्ट में चल रहा था जिसे लेकर गवाह को मारने की कोशिश की गई है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, किस मामले में गोली चली है? महिला किस मामले को अटेंड करने के लिए कोर्ट में आई थी? क्या विवाद था? विवाद इनका कोई फैमिली मामला था। उनको कोई ऐसा प्रॉपर्टी को लेकर जो इशू चल रहा था। सूत्रों को जो पता लग रहा है उसमें यही बताया जा रहा है एक प्रॉपर्टी का मामला था, उसको लेकर ये इस चीज को लेकर जानकारी हुई भी है। और अब उसको गवाही के तौर पर बुलाया गया था कोर्ट में। तो लगभग 10:30 बजे का समय रखा गया था। जो गवाही के अंदर जैसे ही घुसे और वहाँ कुछ जो वकील लोग भी खड़े थे, उन वकीलों ने भी देखा और धाड़ धाड़ करके 3 गोली एकदम फायर करी गई। और जब गोली लगी तुरंत महिला कोर्ट के जरिए भागती हुई नजर आई। उसी दौरान में दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी एकदम भाग दौड़ में गए, उस महिला को पकड़ा, उसको लेकर तुरंत ही गए और दिल्ली के एम्स में उसको एडमिट करा गया। कहने का जो सवाल जो अहम उठता है, जो सीधा है, जो वहाँ का जो साकेत कोर्ट के जो वकील है और जो वकील है उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज वहाँ देखा है कोर्ट में भी जो अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे, तो आम जनता किस तरह से सुरक्षा महसूस कर पाएगी? दीपक, क्या इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो। तुरंत ही जब उन्होंने गोली फायर करी है, फायर करने के बाद ही तुरंत ही वो बाहर मेन गेट की तरफ से भाग गए। वो अभी पुलिस के हाथ पे लगे नहीं है और पुलिस इसको पूरी जानकारी लग रही है, पूरा सीसी कैमरा फुटेज चेक कर रही है, उन्होंने क्या है वो पूरी जांच कर रही है और जो जल्दी शायद हो सका पकड़ में आ भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
वहीं 21 अप्रैल से ट्विटर पर अब आम लोगों के लिए पहले जैसे नहीं रहा, क्योंकि अब बदलाव नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो बदल गया है। प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो ये ट्रेंड रात से ही चल रहा है, लेकिन इसकी वजह ब्लू टिक का गायब होना है। ट्विटर ने आखिरकार सभी लेगेसी अकाउंट से ब्लू टिक को रिमूव कर दिया है। केवल आम लोग ही नहीं, तमाम सेलिब्रिटीज और वेरीफाइड इंडिविजुअल्स के अकाउंट पर भी ब्लू टिक नहीं दिख रहा है। कंपनी ने इस सर्विस को पेड सब्सक्रिप्शन में तब्दील कर दिया है। वैसे तो ट्विटर इसका ऐलान बहुत पहले कर चुकी थी, लेकिन 20 अप्रैल 2023 की रात को 11:59 पर कंपनी ने ब्लू टिक रिमूव कर दिया। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ब्लू टिक नजर आएंगे। ये ब्लू टिक कुछ और नहीं बल्कि ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन है। वैसे आप ब्लू टिक वापस भी हासिल कर सकते हैं। ट्विटर पर आपको ब्लू सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ब्लू टिक खरीद सकते हैं। वैसे इसका मंथली रेंट 650 रुपये है। वहीं 1 साल के लिए प्लान 6,800 रुपये मिलेंगे। ये कीमत वेब वर्जन की है। मोबाइल वर्जन के लिए आपको 900 रुपये महीने या फिर 9,400 रुपये सालाना खर्च करने होंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने समलैंगिक विवाह का समर्थन किया है। गुरुवार को एक बयान में टीएमसी नेता ने कहा कि हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे शहरी एलीट विचारधारा का कहा कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसकी यौन विशेषताओं के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अगर वो ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने में नाकाम रहे तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अपनी टिप्पणी को लेकर अदालत जाने की भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनर्जी ने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। अधिकारी ने एक भाषण में कहा, अगर मैं ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में विफल तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द करने के लिए अमित शाह को फोन किया था तो वो इस्तीफा दे देंगी। वहीं गुजरात के नरोदा मामले में अहमदाबाद के विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। एसआईटी मामले के विशेष जज एसके बख्शी की कोर्ट ने नरोदा गांव दंगा मामले में 67 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें पूर्व मंत्री माया कुडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी का नाम भी शामिल है। दरअसल साल 2002 में हुए इस दंगे में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर गुजरात की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता माया कुडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित 86 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में 86 आरोपी थे, जिनमें से ट्रायल के दौरान 18 की मौत हो चुकी। घटना साल 2002 के 27 फरवरी की है। उस दिन साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से गुजरात पहुंची थी। गुजरात में एंट्री लेने के कुछ देर बाद वडोदरा के पास गोधरा में इस ट्रेन को घेर कर इसके S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। ये डिब्बा कार सेवकों से भरा हुआ था जो अयोध्या से लौट रहे थे। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। इसके बाद दंगा भड़का। नरोदा में 11 लोगों की दंगे के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पिछले 21 साल से कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और अब इस मामले में फैसला आया है, जिसमें सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें माया कोडनानी का नाम भी शामिल है। वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी लगातार आप सरकार पर हमलावर है। अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की पत्नी अमृता वारिंग ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर दुख जताते हुए पंजाब की आप सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि और कितना समय ऐसे चलेगा। सिद्धू मूसेवाला मामले में 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी न्याय नहीं मिला है, जबकि पंजाब सरकार का यह कर्तव्य है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर संतोष जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग की तरह मेहनत कर रही है, जिससे साफ है कि लोग पंजाब में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को बेताब है। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਆਣਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਦੀ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा। पार्टी नेता शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में है। पिछले दिनों दोनों पक्षों ने विवाद की सुर्खियों को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पुणे में होने वाली संभागीय बैठक से अजीत पवार का नाम काट दिया गया है। इसे शरद पवार ने अपनी ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। पुणे में होने वाले इस बैठक में कार्यकर्ताओं को बीजेपी शिवसेना वाली सरकार की नीतियों के विरोध में घुट्टी पिलाई जानी है। इसी बैठक में एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी शामिल होंगे। एनसीपी के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल होंगे। जमानत पर चल रहे अनिल देशमुख और छगन भुजबल भी होंगे, लेकिन अजीत पवार का नाम इनमें कहीं नजर नहीं आ रहा। वही देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को बीते दिन से 7% केस कम दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 11,662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 28 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 5,31,258 के पार पहुंच गया है। इस समय देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 66,170 हो गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4,48,59,684 केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल एक्टिव केस कुल संक्रमण दर का 0.15% है और कोविड-19 रिकवरी रेट 98.67% है। वायरस से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,42,72,256 हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अभी तक देश में कोविड वैक्सीन के 220 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों को प्रत्याशी भी जो है घोषित होने वाले हैं या घोषित हो चुके हैं। वोट मांगने को लेकर लोगों के दरवाजे पर भी प्रत्याशी पहुंचने लगे। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने अर्जुनपुरवा में जनसंपर्क कर वोट मांगे हैं। लखीमपुर नगर पालिका परिषद निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने शुक्रवार को मोहल्ला अर्जुनपुरवा में डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की और वोट मांगा। तो लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है तेजी से हो रही हैं। 4 मई को प्रथम चरण में नगर निकाय के चुनाव जो है लखीमपुर में होने वाले हैं। सभी दल के प्रत्याशी जो है अभी से वोट को अपने पक्ष में करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी लोगों के घर जाकर वोट मांग रही हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर इस समय यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर तरफ सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश में लगी हैं। लोग वोटरों को लिभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी में पहले चरण में 4 मई को चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर प्रत्याशी जो है अभी से वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी अपने तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है।
तो ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी निकाय चुनाव को लेकर डोर टू डोर कैंपेन चला रही हैं, लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 4 मई को निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश इस समय चुनावी मोड में नजर आ रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं और अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी अब शुरू हो चुका है। वहीं लखीमपुर खीरी में प्रत्याशी अभी से वोटरों को लुभाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लखीमपुर में आपको बता दें, चुनाव पहले चरण में 4 मई को होने वाले हैं। इसको लेकर लखीमपुर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं प्रत्याशी भी अपने अपनी पार्टी के तरफ से लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं, लोगों का वोट मांगने उनके दरवाजे तक जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं, जहां पर वोट मांगने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन चला रही हैं, लोगों से जाकर मिल रही हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं और 4 मई को पहले चरण में चुनाव होने वाला है। ऐसे में तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किस तरीके से की तैयारियां जो हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चल रही हैं? जी, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जाए तो बीजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार उतार दिया है, क्योंकि पुष्पा सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। बीजेपी की जो है मतलब डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव 3 बार बीजेपी के जो है लोग नाराज भी हैं। दीपक, इस बार निकाय चुनाव में किस पार्टी के बीच टक्कर होने के आसार नजर आ रहे हैं? कौन सी पार्टियां जो है वो दावा पेश कर सकती हैं जीत का? किनके बीच लड़ाई दिखाई दे रही है आपको? लखीमपुर में देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर सिर्फ बीजेपी और सपा में टक्कर है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी का जो है परचम भारी नजर आ रहा है। जी दीपक, लोगों की क्या डिमांड है? स्थानीय लोग किस मुद्दे पर चुनाव में शामिल होने की बात कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर? स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो मुद्दे हैं वो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, जैसे सड़क है और पूर्व में जो है बीजेपी की चेयरमैन रही थी, उन्होंने मतलब जमीनी स्तर से कोई भी काम नहीं कराया था। इससे जो है लखीमपुर की जनता कहीं ना कहीं नाराज नजर आई है। इस बार बीजेपी की तरफ पूर्ण रूप नजर नहीं आ रहा है। जी दीपक, प्रशासन की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारे आपराधिक मामले जो है देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी जो है अलग अलग तरीकों से वोटरों को रिझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रशासन की तैयारी क्या है निकाय चुनाव को लेकर? प्रशासन की जो है जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनके देखरेख के लिए जो है टीमें बनाई गई हैं। उनको जो है देखने के लिए टीम हर मतलब एरिया में टीम को गठित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लखीमपुर खीरी में लगातार जो है प्रत्याशी वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं गाजियाबाद में केडी कम्युनिकेशन शॉप पर शटर तोड़कर लाखों का माल चोरों ने चोरी कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को रात चोरों ने केडी कम्युनिकेशन मोबाइल की शॉप का शटर तोड़कर लगभग 4 लाख की कीमत के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर लिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यहाँ पर जॉब करता हूँ। कब हुआ यहाँ पर?
सर यहाँ पर चोरी हुई है, मोबाइल की डेमो लोग चोर चोरी करके लेके गए हैं और एक लैपटॉप चोरी करके लेके गए हैं और कीपैड के फ़ोन से वो चोरी करके लेके गए हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग चीज़ 4 से 4.5 लाख का। वहीं बिजनौर में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मस्जिदों के इर्द गिर्द कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज होगी। वहीं संवेदनशील इलाकों में पीएससी की भी तैनाती रहेगी और ड्रोन कैमरों के जरिए स्थिति का जायजा लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिजनौर में दोपहर 12:40 से 2 बजे तक अलविदा जुमे की नमाज को अदा किया जाएगा। वहीं आगरा में एक पूर्व होटल कर्मी के घर में डकैती का मामला सामने आया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस मामले में खुलासा भी कर दिया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद बदमाशों का पता लगाया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि एक बदमाश की गर्लफ्रेंड के उधार रुपए वसूलने के लिए वारदात की थी। गर्लफ्रेंड ने बताया था कि घर में 40 लाख रुपए रखे थे। इस पर ही घर में लूट की योजना बनाई गई थी। डीसीपी सिटी का कहना है कि 17 अप्रैल को त्रिवेणी एनक्लेव में अवनीश प्रताप सिंह के घर चोरी हुई। शख्स ने बताया कि बाइक पर आए बदमाशों ने पत्नी और बच्चों को बंदूक के दम पर बंधक बनाकर घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। थाना ताजगंज पुलिस ने एसओजी टीम, एसओजी नगर टीम, सर्विलांस नगर के सहयोग से 48 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज लूट की घटना का खुलासा किया है और इसमें सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में 4 लोग घुस करके तमंचे के बल पर घर में रखा बक्सा और जेवरात और पैसे लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखकर जहां तक वो पहुंचे थे वहां तक पुलिस पहुंची, फिर पूरा बात पता चला। वहीं आगरा के खेरागढ़ में थाना इरादत नगर क्षेत्र में राजस्थान की ओर से ट्रैक्टर ट्राली में अवैध बालू खनन कर लाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंच गई तो माफिया रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पलटकर फरार हो गए। मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव अहिरपुर का है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान की ओर से ट्रैक्टर ट्राली में अवैध बजरी लेकर माफिया यूपी की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस टीम को दूर से आते देख तेज रफ्तार में माफिया खेतों के कच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों में बैरंग राजस्थान की ओर लौट गए। वहीं नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सरगर्मियां तेज हो गई। अयोध्या जनपद में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान किया जाएगा, जिसके चलते नगर निगम पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और महापौर का चुनाव होना है। वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी। नामांकन के तीसरे दिन सभासद के लिए 11 और अध्यक्ष पद के लिए 5 राजनीतिक दलों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ निवर्तमान बीकापुर से नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गी लाल नगर पंचायत बीकापुर के 1 दर्जन से ज्यादा वार्डों में जाकर मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए। सूत्रों के आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि निवर्तमान अध्यक्ष सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।